हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी 100 मार्क्स के बारे में, जिसमें दोस्तों जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। दोस्तों ये वीडियो प्रैक्टिस सेट के तौर पर बनाया गया है। आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस निम्न में से क्या है। रामचरितमानस जो है निम्न में से क्या है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, आप लोग अपना आंसर जो है सेलेक्ट कीजिए। मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ ताकि आप लोगों को आंसर बताने में सहूलियत हो। तो चलिए यहाँ पर जो इसका उत्तर जानते हैं क्या होगा। रामचरितमानस निम्न में से क्या है। तो दोस्तों रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नरेश दास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में आप सबकी स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पर है कि जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है। जायसी जी ने जो है अपनी आँख की तुलना किससे की है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्पण से। जयसी जी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है। तो दर्पण से की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये मैं वही प्रश्न बता रहा हूँ जो पिछले कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरे ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही लगाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में आप सभी के स्क्रीन पर है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी ये किस काल का उदाहरण है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। किस काल का? वर्तमान काल का। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी ये किस काल का उदाहरण है। तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। आपके ऑप्शंस है। चलिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किसान आंदोलन। तो चलिए यहाँ पर इसका जो उत्तर जानते हैं क्या होगा। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्र आंदोलन का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है। बताओ उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक क्या नाम होगा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। उसने कहा था जयप्रकाश नारायण जी के जो है रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से क्या थे। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, चिकित्सा, व्यापारी, शिक्षक और समाज सेवी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो एक व्यापारी थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था वो क्या था। यहाँ पर ऑप्शन है व्यापारी, नौकरी पेशा, स्वाधीनता सेनानी और डी में है वैज्ञानिक। तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वाधीनता सेनानी। यहाँ पर आपके 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर चरना क्या पहने हुए थे। ये रचना गलत है, क्या पहने हुए थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है फटा कुर्ता, फटा पजामा, फटा धोती और यहाँ पर डी में है फटा सुथन्ना। तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर चरना जो है क्या पहने हुए थे। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
फटा सुथन्ना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है मिठास, बिजली, पानी और कमल। तो दोस्तों निम्न में से जो पूछ रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग का क्या आंसर होगा, आप लोग सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी। पानी जो कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं ना। तो जिसे नापा तौला जाए उसे द्रव्यवाचक, है ना। तो इसको नाप या तौल सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न में है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में जो है कुल कितने सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी में जो है कुल 6 सर्वनाम होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो 13 नंबर प्रश्न है कि विंध्याचल शब्द संज्ञा है। विंध्याचल यानी किसी का ये नाम है ना। तो विंध्याचल ये पर्वत का नाम है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपके दिए हुए हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो विंध्याचल एक नाम है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, है ना। जिससे किसी नाम, वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध हो, है ना। नाम, जिसका नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो हम संज्ञा कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में यहाँ पर है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो है भूषण के कौन थे, तो ये कौन थे, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। ये कौन थे यहाँ पर, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, चाचा के रूप में और माँ के रूप में। तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्त थे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि तितली उपन्यास किसकी रचना है। तितली उपन्यास जो है किसकी रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। तो तितली उपन्यास किसकी रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी का, है ना। तितली उपन्यास किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था। ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई, है ना। तो उसका क्या नाम था, जयशंकर प्रसाद के जो है बड़े भाई का क्या नाम था। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई का जो है नाम क्या था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंभू रतन, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंभू रतन। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई का जो है नाम था, तो शंभू रतन नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है कि गुलामी का नशा नायक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी का नशा नायक नाटक के जो है लेखक कौन है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो गुलामी का नशा नायक नाटक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 18 नंबर प्रश्न है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। तो गांव के घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गांव का घर कविता शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति, है ना। गांव के घर के शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का जो है निरूपण हुआ है, तो यहाँ पर कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो दोस्तों ये 105 अलंकारों का जो है शिवराज भूषण में निरूपण हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो 20 नंबर प्रश्न है कि बात बताना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बात बताना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, बहस करना। बात बताना मुहावरे का जो अर्थ क्या होगा, तो बहस करना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है दोस्तों कि तोता शब्द कौन सा संज्ञा है। तोता शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, तो तोता तोता शब्द जो है कौन सा संज्ञा होगा। यहाँ पर ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो तोता यानी कि तोता कहने से सभी तोते के जो है जाति का इसमें वर्णन आ जाता है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक, है ना। तोता शब्द हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि प्रेम के पीर की कवि है। प्रेम के पीर की जो कवि है कौन है। 22 नंबर प्रश्न में है कि प्रेम के पीर की कवि कौन है।
तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सभी आंसर का। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयसी। प्रेम के पीर की कवि है जयसी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास जो है वो किस भाषा के कवि है, जैसे सूरदास आए तो वो किस भाषा के कवि हो जाएगा। यहाँ पर जो 23 नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास किस भाषा के कवि हैं। यहाँ पर ऑप्शन है मगही, मैथिली, ब्रज भाषा, भोजपुरी। तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न में है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। मीरा ने जो है अपना प्रियतम माना था, वो किसे माना था। यहाँ पर ऑप्शन है ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को और राम को। तो मीरा ने जो अपना प्रियतम माना था वो कृष्ण जी को माना था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में यहाँ पर है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। शमशेर बहादुर सिंह ने जो है सोवियत रूस की यात्रा कब की। यहाँ पर ऑप्शन है 1975 में, 1978 में, 1960 में, 1976 में। तो शमशेर बहादुर सिंह ने जो है सोवियत रूस की जो यात्रा की थी कब की थी, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1978 में की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किन की रचना है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो है वो किन की रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं नामवर सिंह, मलयज, भगत सिंह, उदय प्रकाश। तो आप लोगों का आंसर क्या है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलयज की, है ना, मलयज की हो जाएगा। जख्म पर धूल जो है मलयज जी की रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है गजानन माधव, मुक्तिबोध, भूषण, नाभादास, जयसी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्होंने सिर्फ लंबी कविताएं ही लिखी है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो है वो हिंदी के कैसे महाकवि है ना। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो गोस्वामी तुलसीदास जो है हिंदी के कैसे महाकवि है, तो एक जातीय महाकवि है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जे कृष्णमूर्ति का जो है पूरा नाम क्या है, तो आप लोगों को पता होगा जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वो जिद्दू कृष्णमूर्ति है। क्या है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, या किस पठित पाठ की जो है उक्ति है, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, इस नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिपाही की माँ, है ना, सिपाही की माँ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिपाही की माँ से लिया गया है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि 31 नंबर प्रश्न की भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण की कविता में जो है, तो देखिए भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीर रस। भूषण की कविता में जो है वीर रस पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कवियों का जो कवि है वो किस कवि को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि जो है किसको कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन है गांव का घर, हारजीत, उषा और साकेत। दोस्तों देखिए प्राकृतिक का वर्णन यानी कि ये उषा में किया गया है प्राकृतिक का वर्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उषा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा सही उत्तर।
तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरदेव सहाय। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो हरदेव सहाय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के जो बचपन का नाम था क्या था? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न में है कि त्रिश किस प्रकार की रचना है? त्रिश जो है वो किस प्रकार की रचना है? यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे। तो त्रिश जो है किस प्रकार की रचना है दोस्तों? ये जो है एक आधुनिक त्रासदी, है ना, आधुनिक त्रासदी। त्रिश जो है किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि लीड वेटर की नज़र में जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिसे आप जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या थे, है ना। तो लीड बेटर की नज़र में जो है जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या थे? तो ये एक जो है विश्व शिक्षक थे, यानी कि विश्व शिक्षक थे। लीडर वेटर की जो है नज़र में है जिद्दू कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहते हैं, यानी कि ये अनेक शब्द के बदले एक शब्द है। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीक्षित। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो दीक्षित कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि कारक के कितने भेद हैं? कारक के जो है कितने भेद हैं? यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कारक के कितने भेद होंगे? कारक के यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 8 भेद। और तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का जो है विशेषण क्या होगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा ना। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। आप लोग भी अपना आंसर सेलेक्ट करते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई नहीं है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि पर्वत का विशेषण है। पर्वत का जो है विशेषण क्या होगा? तो पर्वत का विशेषण हो जाएगा पर्वतीय, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पर्वतीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि बसंत का पर्यायवाची है। तो बसंत का पर्यायवाची क्या होगा? ऋतुराज। बसंत का पर्यायवाची हो जाएगा ऋतुराज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि जल में रहने वाला सेना, जल में रहने वाला सेना क्या कहेगा? तो ये नौसेना कहता है। जल में रहने वाला सेना नौसेना, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में है कि किसी काम में दखल देना, किसी काम में दखल देना, इसका जो मुहावरा का जो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो किसी काम में दखल देना इसका मतलब है हस्तक्षेप, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हस्तक्षेप। 46 नंबर प्रश्न में है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपमानित करना। नाक कटना यानी कि अपमानित करना। तो यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसमें मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत दिनों पर दिखाई देना, है ना, दिखना, बहुत दिनों पर दिखना। तो ईद का चांद होना यानी कि मतलब हो जाएगा बहुत दिन पर दिखना, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि टेढ़ा मेढ़ा कौन सा समास है? टेढ़ा मेढ़ा जो है कौन सा समास है दोस्तों? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा यानी कि द्वंद्व समास, ये एक दूसरे से करीब है ना, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व। चलिए अगला प्रश्न है कि झंझट का पर्यायवाची होगा। बताओ झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए झंझट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा परेशानी, है ना, परेशानी या फिर झंझट, है ना। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। तो 50 नंबर प्रश्न में है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द संज्ञा क्या हो जाएगा? भीड़। यहाँ पर ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो भीड़ शब्द क्या संज्ञा हो जाएगा? तो समूहवाचक हो जाएगा, है ना। भीड़ समूह में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बतलाइएगा। और आप लोगों का कितना में से कितना प्रश्न सही हुआ है आप लोग एक मुझे
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।